बड़ी खबर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा। कर्ज के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने की बात शहबाज शरीफ ने कबूल की है। आईएमएफ पैकेज के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये बात खुद शहबाज शरीफ ने कही। कर्ज के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, हम सिर झुकाकर कर्ज मांगते हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ का। इस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां भारत सरकार के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी प्रयागराज में बाघ मेला पहुंचे। यहां वो युवा चेतना प्रमुख रोहित के सेवा शिविर में पहुंचे, जहां जीतन राम मांझी का रोहित कुमार सिंह ने फूल मालाओं और बैंड बाजे से भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। यहां जीतन राम मांझी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के महानिर्वाण महोत्सव में शामिल हुए। उन्हें सनातन धर्म का सूर्य और धर्म का अवतार बताया। साथ ही देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मांझी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मांझी ने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के सेवा कार्यों की सराहना की। वहीं रोहित ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना ही जीवन का लक्ष्य है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया और पूज्य करपात्री जी के स्मृति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गणनायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 29 जून 2022 को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भारत सरकार के उस समय के रक्षा मंत्री और आज के रक्षा मंत्री राजनाथ जी की मौजूदगी में डाक टिकट जारी कर करपात्री जी को श्रद्धांजलि व्यक्त की। ये तब हुआ जब बनारस के सांसद मोदी जी हुए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज में ये जो कार्यक्रम आयोजन है, श्री रोहित कुमार जी राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के। सच माने में कहिए तो इन्हीं की प्रेरणा से मैं स्वामी अभिषेक जी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। महाराष्ट्र में पवार परिवार को लेकर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि सिर्फ एनसीपी अजीत गुट ने लिया है सुनेत्रा पवार पर फैसला। सुनेत्रा को लेकर परिवार से सलाह नहीं ली गई। शरद से बिना मिले ही मुंबई आई हैं सुनेत्रा पवार, ये सूत्र बता रहे हैं। आज एनसीपी विधायक दल की बैठक से पहले ये बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में साफ है कि आज सुनेत्रा के शपथ ग्रहण से पहले पवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब नजरें शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर टिकी हैं, क्योंकि शरद और सुप्रिया सब महाराष्ट्र में हैं। देखना होगा कि परिवार से कौन शपथ ग्रहण में शामिल होगा, कौन नहीं। शरद पवार से बिना मिले ही मुंबई आई हैं सुनेत्रा पवार, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सिर्फ एनसीपी अजीत गुट ने ही सुनेत्रा पवार पर फैसला लिया है। तो क्या पवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार और सुप्रिया दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी अटकलें गर्म है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि पवार परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। उससे पहले ये खबर आई थी कि अजीत पवार के रहते ही ये फैसला ले लिया गया था कि दोनों ही पार्टियों का विलय हो जाएगा। इसका ऐलान भी फरवरी महीने में होना तय था, लेकिन अजीत पवार के अचानक निधन से अब तमाम चीजें अलग दिखाई दे रही है।
वैभव परम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वैभव, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज? यहाँ तो दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जी देखिए, एक तरफ बारामती में पूरा पवार परिवार रुका था और दूसरी तरफ देखा जाए तो एनसीपी पार्टी के यानी अजित पवार पार्टी के जो नेता है वो कल दोपहर में देवेंद्र फडणवीस से मिले, बातचीत की, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार होगी। उप मुख्यमंत्री पद के लिए सुनेत्रा पवार का हमारा लगभग तय हो चुका है, तो क्या सरकार की तरफ से तैयारी है क्या? यानी एक तरफ ये सब चर्चा शुरू होते हुए भी दूसरी तरफ शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, रोहित पवार हो या उनका पूरा पवार परिवार हो, इनको इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया, कुछ जानकारी भी नहीं दी गई। जो भी खबरें आ रही थी वो टीवी और न्यूज चैनल के माध्यम से आ रही थी, ऐसा उनके परिवार के कुछ सूत्रों का कहना है। यानी इससे तो साफ हो रहा है कि पवार परिवार में बिल्कुल अभी भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ताकि ये बात चल रही थी कि पवार परिवार एक साथ बैठ के अजित पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया तो प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, दो बड़े नेता ने डिसीजन लिया है। वहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो मांग है कि सुनेत्रा पवार ही अब आने वाले दिनों में अजित पवार की उत्तराधिकारी होगी, तो इसको लेकर है कुछ थोड़ा सा एक माहौल है नाराजगी का, वो शरद पवार के खेमे में दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि साफ तरह से नाराजगी दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार की प्रक्रिया जलद गति से की गई है, यानी 3 दिन आज हुए हैं, आज चौथा दिन है, इस चौथे दिन में ही सुनेत्रा पवार शपथ लेने जा रही है। तो इसको देखते हुए है शरद पवार के खेमे में नाराजगी सामने आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए वैभव। तो नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र को पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। अजीत पवार की पत्नी बनेंगी अब महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम बनने के लिए सुनेत्रा पवार तैयार हो गई हैं। आज दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक में मुहर लगेगी और शाम 5 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। खबर है कि फिलहाल सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी हैं। कहा जा रहा है कि लंबी बातचीत के बाद सुनेत्रा पवार ने हामी भर दी। शुरुआत में एनसीपी के विलय की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब देखना होगा कि शरद पवार समेत पूरा पवार परिवार सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में जाता है या नहीं। यानी देखा जाए तो आज शाम सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के साथ साथ सूबे की सियासी पिक्चर भी साफ हो जाएगी। तो सुनेत्रा पवार ने लंबी चर्चा के बाद हामी भर दी है, लेकिन क्या पवार परिवार एक हो पाएगा? क्या दोनों ही दलों का विलय हो पाएगा? इसको लेकर अभी पिक्चर साफ नहीं है। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी है और उनके डेप्यूटी सीएम पर फैसला लेने के लिए सिर्फ एनसीपी अजीत पवार गुट ने ही हामी भरी है, उससे कई तरह की चर्चाएं यहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो अब आज शाम को 5 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, उस समारोह में शरद पवार और सुप्रिया सुले की मौजूदगी ये बताएगी कि क्या सब कुछ ठीक है पवार परिवार में या नहीं। तो दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक भी होनी है और शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में सवाल भी गूंज रहे हैं कि क्या पवार परिवार फिर से एक होने वाला है, क्योंकि पार्टी के कई नेता ये बात अब खुलकर बोल रहे हैं कि अजीत दादा शायद यही चाहते थे। अजीत दादांच्या रूपाने इन नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अनिल देशमुख का है, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अजीत दादा चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी यही दावा किया। साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की खबरों के बीच शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये अटकलें लगाने का समय नहीं है।
मुझे नहीं लगता है कि ये समय है ये चर्चा के लिए। कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए फिलहाल परिवार को शक्ति दे, यही हमारी सोच है। जहाँ तक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका भी समय रहता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि अजित पवार और शरद पवार ने जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस विलय का ऐलान करने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को इसकी घोषणा होने की तैयारी भी की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब सड़क किनारे रखे पत्थरों के नीचे एक बच्चा दब गया। दरअसल बच्चा खेल रहा था, तभी वो पत्थर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोग पत्थर हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि काफी कोशिश के बाद भी हटाया नहीं जा सका। लोग इसे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही, बच्चा दब गया इसके नीचे। जिस जगह ये हादसा हुआ वो देहरादून के रेस कोर्स चंदन नगर का इलाका है। यहाँ सड़क किनारे पत्थर रखे हुए थे। लोगों का कहना है कि अगर ये पत्थर सही जगह रखे गए होते या इन्हें वक्त रहते हटा लिया गया होता तो ये हादसा ना होता। यूपी के पीलीभीत में किसानों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब बंद पड़ी चीनी मिल की वजह से गन्ने की तौल नहीं हो पाई। आरोप है कि चीनी मिल पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से गन्ने की तौल नहीं हो पा रही है, जिसकी गुहार किसान पिछले कई दिन से लगा रहे हैं। लेकिन जब किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। किसानों ने जहां गन्ना राज्य मंत्री के विरोध में नारे लगाए, वहीं गन्ना उपायुक्त का पुतला जलाकर विरोध किया गया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द चीनी मिल को चालू किया जाए ताकि गन्ने की तौल हो सके और किसानों की परेशानी हल हो पाए। घर में खतरनाक कुत्तों को पालना इन दिनों फैशन बन चुका है, ये जानते हुए भी कि ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। बावजूद इसके लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया बेंगलुरु के टीचर्स कॉलोनी में हुआ है। महिला रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, तभी घर के बाहर अपने मालिक के साथ खड़े डाबरमैन ने हमला कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ था कि महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। करीब 20 सेकंड तक खूंखार बन चुका ये कुत्ता महिला पर लगातार हमले करता रहा। कभी गर्दन पर काटा तो कभी सिर पर हमला किया। इस दौरान मालिक बीच बचाव के लिए आया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। कुत्ता बेखौफ होकर हमला करता रहा। महिला ने किसी तरह अपने आप को खूंखार कुत्ते से छुड़ाया और गेट बंद कर अपनी जान बचाई, लेकिन कुत्ता मालिक पर ही झपटने लगा। शोर शराबा सुनकर गली के लोग दौड़े, तब जाकर कुत्ता वापस घर के अंदर गया। चश्मदीदों के मुताबिक कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के महिला पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि महिला की जान पर बनाए। फिलहाल महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कुत्ते ने बेहद बेदर्दी से महिला के गले और सिर पर हमला किया था। महिला को कुत्ते ने इतनी बुरी तरह नोचा कि हाथ, पैर, गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। महिला को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 50 टांके लगे, जिन्हें देखने से भी डर लगता है। सोचिए अगर महिला समय से कुत्ते के चंगुल से ना निकलती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इधर पीड़िता के पति ने इस मामले में HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और कुत्ते के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां नीट छात्रा की मौत के केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी है कि अब मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। सरकार ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की। परिवार वाले पहले से ही मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सीधे तौर पर निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें सीबीआई जांच पर ही भरोसा है, ये परिवार का कहना था। और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर। पटना में नीट छात्रा की मौत के केस में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक बताएं।
बिल्कुल सीबीआई जांच का आग्रह जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से। डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। लेकिन देखिए, ये एक तरह से बिहार पुलिस का फेल्योर भी है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी, एसआईटी का भी गठन हुआ, सीआईडी भी लगी, लेकिन कोई सफलता इस मामले में मिली नहीं, न एसआईटी को न सीआईडी को। और कल याद कीजिए कि परिजन जो है डीजीपी से मिलने आए थे, उसके बाद बाहर आकर परिजन आरोप लगा रहे थे कि उनसे कहा जा रहा है कि रेप नहीं हुआ है, ये आत्महत्या का मामला है, जबकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि रेप पर जो है वो हत्या की गई है। लगातार पुलिस के कामकाज पर, जो काम करने का तरीका है, उस पर जो है सवाल खड़े हो रहे थे, लिखापोती करने का आरोप लग रहा था। इसी बीच जो है एक फैसला लिया गया है और सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच जो है वो की जाए। तो अब क्या सच्चाई सामने आती है ये देखना होगा। वैसे परिजनों से कल हमने बात किया था और पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच की जाए, तो वो लोग इनकार कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिहार में एसआईटी जांच करे, लेकिन निष्पक्ष तरीके से जांच करे, ठीक तरीके से जांच करे। तो एसआईटी ठीक से काम जो है वो नहीं कर रही। आरोप लगा रहे थे कि जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो मामला है ना, ये लगातार तूल पकड़ रहा है। इससे अस्पताल पर भी सच्चाई छुपाने से लेकर लिपापोती करने के आरोप लगे हैं। तो अब क्या सीबीआई उन गुनहगारों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है? तो परिवार निष्पक्ष जांच की बात कह रहा था। वो कह रहा था कि एसआईटी ही भले जांच करे, लेकिन निष्पक्ष जांच करे। सीबीआई जांच की मांग परिवार की ओर से नहीं थी, लेकिन सरकार ने सिफारिश कर दी है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां बर्फबारी को लेकर टूरिस्ट के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के सामने खाने पीने के लिए बड़ी जंग है, जिसकी एक तस्वीर शिमला के दुर्गम इलाके डोडरा क्वार से आई, जहां पानी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए 4 से 5 फीट बर्फ में 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमर तक बर्फ है। एक एक कदम आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद जल शक्ति विभाग का कर्मचारी 3 किलोमीटर इस बर्फ में जाता है, पेयजल योजना को बहाल करता है और फिर इसी बर्फ में 3 किलोमीटर लौट कर आता है। सोचिए कितने मुश्किल हालात में शिमला के दूर दराज इलाके वाले लोग रह रहे हैं, क्योंकि सैलानी आमतौर पर कुफरी आते हैं, बर्फ का मजा लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये बर्फ मजा नहीं, सजा की तरह होती है। बिहार के हाजीपुर में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। एक बदमाश ने तो जेल के अंदर से व्यापारी को जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में है। और ये दहशत तब और बढ़ गई जब बदमाश ने धमकी भरे खत के साथ व्यापारी के घर पर कफन भी भिजवा दिया। धमकी वाले पत्र में लिखा था, तुम जितना भी छुप कर रह लो, हम तुम्हें जान से मार देंगे। पत्र पढ़कर और कफन देखकर परिवार के तो होश ही उड़ गए। परिवार ने तुरंत इस धमकी की जानकारी पुलिस को दी। जी, कफन के साथ लेटर आया, धमकी बड़ा मार देने के लिए। परिवार को दूसरी बार धमकी मिली है और उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही। आप लोग कुछ रिस्पांस ही नहीं ले रहे हैं सर। क्या करें मैडम, अभी बताइए किसको पकड़े हम? जी, आप लोगों का काम है ना सर। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला जमीन से जुड़ा है और जेल में बंद अपराधी अभिषेक के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। चेन्नई में एक महिला सफाई कर्मचारी ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महिला को सम्मानित भी किया है। सफाई कर्मचारी एस. पद्मा ने काम ही सम्मान वाला किया है। दरअसल पद्मा को सड़क पर सफाई करते हुए सोने के गहनों से भरा एक बैग मिला था, लेकिन उन्होंने लालच नहीं किया। पद्मा बैग लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और गहने पुलिस को सौंप दिए। पुलिस के मुताबिक बैग में एक व्यापारी के करीब 45 लाख रुपए के गहने थे, जो उसे लौटा दिए गए। खबर पूरे शहर में फैल गई और फिर स्टालिन सरकार ने पद्मा को उनकी ईमानदारी और निष्ठा के लिए सम्मानित करते हुए 1 लाख का पुरस्कार दिया। हरियाणा के हिसार से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें आई हैं। हिसार के बुढ़ाखेड़ा उखलाना मंडी गांव में एक युवक ने अपनी जान पर खेलकर बेजुबान की जान बचा ली। पंख मारा है वो। बिजली के खंभे के ऊपर फंसा कबूतर दर्द से करा रहा था। युवक से ये देखा नहीं गया, फिर क्या था, वो अपनी जान जोखिम में डालकर 50 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक ने कबूतर को आजाद करवाया और उसकी जान बचाकर मिसाल पेश कर दी।
तस्वीरें वायरल हो गई और फिर हिसार के बूढ़ा खेड़ा उकलाना मंडी गांव में हर कोई युवक के साहस का कायल हो गया। गांव में बिश्नोई समाज के कुछ युवकों ने जीव रक्षा कमेटी बनाई हुई है, जो मुसीबत में फंसे हुए बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे तो जेल किसी भी कैदी के लिए जहन्नुम से कम नहीं होती, लेकिन अगर जेलर का मिजाज ठीक ठाक हो तो जेल की जिंदगी भी खुशनुमा हो जाती है। कुछ ऐसा ही यूपी के महोबा में हुआ, जिसे देखकर आप भी जेलर की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। महोबा जिला जेल की आज की सुबह कुछ खास थी। इस बार यहाँ लोहे के सलाखों के पीछे की गूंज नहीं बल्कि ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही थी। दरअसल जेल में एक नन्ही लक्ष्मी के आगमन का जश्न मन रहा था और जिसकी गवाह जेल की ये चारदीवारी थी। सीमा नाम की एक कैदी महिला 5 महीने पहले जेल में आई थी, तब वो गर्भवती थी। अब सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है। जैसे ही ये खबर जेलर पीके मिश्रा ने सुनी, उन्होंने न केवल महिला की बच्ची को दुलार किया बल्कि बच्ची का स्वागत किसी राजकुमारी सा किया। जो एम्बुलेंस बुलाई गई उसमें रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए थे। बाकायदा ढोल की थाप से पूरा जिला जेल जश्न में डूबा हुआ था। महोबा की एक परंपरा देख रहे हैं कि जन्म के समय, बिटिया के जन्म के समय बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसका जन्म जो है हम लोग सेलिब्रेट करें। जेल की काल कोठरी में ये जश्न यही नहीं रुकने वाला। जेल प्रशासन अब जिला जज से अनुमति लेकर जेल परिसर में ही छठी का भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है।